गुड मॉर्निंग एंड जैन बच्चों मैं आज आपको NMMS जो राष्ट्रीय आईएएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है उसके एक पेपर को मैं हल कराने जा रहा हूं, जिसका आयोजन बच्चों 14 मार्च 2022 को हुआ था। ये बच्चों देखिए, अब चाहे जिस भी राज्य का पेपर हो वो, क्योंकि अब सबके कोर्स सेम है, कुछ भी अंतर नहीं रह गया, 5 से 10% का अंतर है। अगर आप इसको देखते हैं, अभी कई राज्यों में देखिए अभी इसकी राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा अभी हुई नहीं है, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश का भी खुद ही बाकी है और कई राज्यों में हो रखा है। तो ये मैं आपको डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य की है, ठीक है, तो इसको मैं आपको हल कराने आज मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं बच्चों, आइए इसको समझें। इसमें देखिए कुल जो हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं बच्चों वो हैं 100, ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और इसके लिए आपको कुल 120 मिनट दिए जा रहे हैं और कुल जो सवाल हैं वो भी बच्चों देखिए इसमें हैं 100 हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बाकी आपको पता है OMR भरना है, इसमें पता है नीले काले बॉल पॉइंट पेन से भरना है। तो OMR की भी मैं जानकारी मैंने कई बनाई हुई है कि OMR कैसे भरना है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके देखिए 2 पार्ट हैं बच्चों, एक है मैट, ठीक है, और एक है आपका सेट, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और एक है SAT सेट। ठीक है, तो मैट में आपको पता है जो मैथमेटिकल और चित्र आधारित प्रश्न होते हैं, सेट में आपके भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं बच्चों आपको सेट का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में आपको मैं मैट के सवालों को पूरे हल करके दूंगा आज। ठीक है, बारी बारी से इसके मैं कई पार्ट बना दे रहा हूँ, कई बच्चों नेट खत्म हो जाते हैं तो पार्ट वाइज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बारी बारी से। ओके बच्चों, आइए आज के प्रश्नों को मैं स्टार्ट करूँ। बच्चों आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है बच्चों, हिरण्यगर्भ था एक। तो ये बच्चों अनुष्ठान है एक। ठीक है, इसका पहला का उत्तर बी होगा। ठीक है, इसका सबसे पहला उल्लेख बच्चों ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आए। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था? तो आपका ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल है बच्चों। तो इसमें 3 हमेशा जो राजवंश शामिल थे। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए चोल जो है राजवंश ये दक्षिण भारत का है। ठीक है, इसमें देखिए कौन से 3 राजवंश शामिल थे, एक तो गुर्जर प्रतिहार शामिल थे, एक राष्ट्रकूट शामिल थे और एक पाल शामिल थे। ठीक है, कौन शामिल नहीं था, यहाँ देखिए हमेशा जब भी नहीं आए तो आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चोल नहीं था। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों होगा डी। ठीक है, ये मैंने बेशक सही लगाया, तो आप इसको समझिए ये 3 शामिल थे और ये चोल शामिल नहीं था। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आप इससे देखिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि इसी आधार ये सवाल कई बार आ चुके हैं लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अपने प्रारंभिक दिनों में चोल किस शक्ति के अधीनस्थ थे? तो ये जो चोल हैं किसी के अंडर काम करते थे बच्चों, तो किस राजा के काम करते थे? तो ये थे बच्चों जो कांचीपुरम के पल्लव राजा थे, उनके अधीन ये कार्य करते थे। ठीक है, ये दक्षिण भारत के सभी राज्य हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये पल्लव राजवंश था, उन्हीं के अधीन ये चोल वाले काम करते थे बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। नगरम थे, तो इसका उत्तर है बच्चों आपका ए। ठीक है, ऐसे नगर जो चोल प्रशासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, तो इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जहाँ कहीं के भी प्रश्न हो, आप देख रहे होंगे कि ऐसे हूबहू आपके राज्य में भी कई बार आए हुए हैं, तो रिपीटेड रहते हैं क्वेश्चंस। तो आप इससे देखिए मैच द फॉलोइंग से तो कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप तो विशेष तौर पे जितने भी मैच द फॉलोइंग उसको ध्यान से समझेंगे। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए एवं सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान देंगे कि जो गुर्जर ये जो है देखिए दिया हुआ बच्चों, ये भारत के किस दिशा में ये राज्य जो है राजवंश थे वो अपना कार्य वहाँ से करते थे। ठीक है, इनका शासन वहाँ पे चलता था। तो हम देख रहे हैं जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो बच्चों ये गुजरात और राजस्थान में इनका राज्य था। ठीक है, अगर हम देखिए राष्ट्रकूट की बात करें, राष्ट्रकूट जो हैं ये पश्चिमी डेक्कन में ये इनका राजवंश चलता था। और पाल शासक देखिए फेमस हैं, पाल शासक ये हमेशा से ये बंगाल में अपनी सत्ता चलाते रहे हैं। ठीक है, और बचा चोल, चोल हमारा तमिलनाडु राज्य में ये
वहाँ पे था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 5 का आंसर जो है वो बी है। ठीक है, ये देखिए अगर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको कहीं ना कहीं किसी भी दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इसको एकदम, अगर मैप है, नक्शा है, तो नक्शे के थ्रू या कैसे भी आप इसको स्मरण करने की, याद करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी ये सीख रहे हैं कि कैसे प्रश्नों को तैयार करना है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के प्रशासन के तत्व शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन में समाहित किए थे? देखिए बहुत बड़ा प्रशासक था पहले से हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की विशेषता इसने शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में डाली। शेरशाह सूरी बच्चों इसने सूर डायनेस्टी, जो सूर डायनेस्टी है उसका इसने शुरुआत की थी। ठीक है, और ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा था, ये 1500 देखिए 40 से 1555 तक ही सूर डायनेस्टी चली थी। ठीक है, लेकिन इस 15 वर्ष में ही बहुत ज़्यादा कार्य हुए, प्रशासनिक कार्य हुए, जो कि मुगलों ने भी फिर अपने उसमें समाहित किए। ठीक है, तो इसलिए शेरशाह सूरी इसके लिए जाना जाता है। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाई थी। ठीक है, तो काफ़ी काम किया था बच्चों। ठीक है, लेकिन ये किसने खुद इसने सीख ली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी से ली थी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन छांटिए। इसमें बच्चों देखिए जहाँ नहीं दिया हो, असत्य दिया हो, सत्य दिया हो, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, मनसब का अर्थ सरकारी हैसियत अथवा पद था, ये भाई सही बात है। सेकंड को देखिए, यह पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु श्रेणी व्यवस्था थी, एकदम सही बात है। तीसरा अगर हम देखें, पद और वेतन का निर्धारण सवार की संख्या पर निर्भर था, तो ये देखिए सवार की संख्या पर निर्भर नहीं था, ये जात की संख्या पर निर्भर था। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो ये होगा ZAT, ZAT। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सी होगा। ठीक है, और चौथा देखिए एकदम ये भी सही है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जो जागीर कहलाती थी। यही देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं बच्चों, ये बदल बदल के कई एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से नोट कर लेंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। आगे जो नए बच्चे देख रहे हैं और जिन बच्चों को सही हुआ है उनके लिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा हो बच्चों, पलासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था। देखिए एक इसमें एक इसका दोस्त था सिराजुद्दौला का, मीर जाफ़र। ठीक है, वो क्या किया कि मीर जाफ़र की टुकड़ियों का लड़ाई में भाग ना लेना, ये तो था इसका दोस्त, लेकिन ये क्या किया, अंग्रेज़ों से जाके चुपके से मिल गया। तो जब था इसी की तरफ से, लेकिन ये लड़ा ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो मुख्य कारण यही था कि मीर जाफ़र की टुकड़ियों का लड़ाई में भाग न लेना। ठीक है, और बाकी कारण उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जितना ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो 8 का आंसर है ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। क्वेश्चन 9 है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुनिए। ठीक है, पहला हम देख रहे हैं पॉइंट, सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा शुरू की गई थी, ये भाई सही है कथन। ठीक है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को इसलिए पढ़ेंगे बच्चों ताकि हम और पॉइंट्स जो नए बच्चे हैं वो जान पाएँ कि और सवाल किस तरह से आ सकते हैं, पॉइंट्स कैसे बनते हैं। सेकंड है बच्चों, सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। इसका आंसर ये बच्चों ये होगा सही, वेलेस्ली यहाँ होगा, जो यहाँ वेलेस्ली दिया है वही बी में होगा। फिर देखिए विलय नीति ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई थी, ये भी गलत है। ये विलय नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। ठीक है, अब देखिए आखिरी पॉइंट, कंपनी ने सालबाई की संधि मैसूर के साथ की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सालबाई की संधि थी बच्चों वह आपकी मराठा सरकार, ठीक है, मराठा जो थी, मराठा राजवंश और ईस्ट इंडिया के साथ की गई थी, ना कि मैसूर के साथ की गई थी। ठीक है, तो ये डी भी आपका गलत है। तो हमारा उत्तर क्या है बच्चों? 9 का ए। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे क्वेश्चन पे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है बच्चों,
किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके? ठीक है बच्चों, ये हुआ था आपका 1858 में। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। ये भी देखिए मैच द फॉलोइंग, तो इसको हम ध्यान से करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें स्तंभ 1 को 2 के साथ हमें मिलान करना है फिर से। ठीक है, मैं आपको ऊपर बढ़ा दूं ताकि ऑप्शंस आपको दिख सकें। यहाँ बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो हमेशा से प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा की वकालत करते थे। तो ए का जो है होगा वो 3 है बच्चों। ठीक है, और अगर हम बी देखें, महात्मा गांधी हमेशा से अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी रहे थे, तो बी का हो गया 2। और आपके सी में आइए, टॉमस मैकाले ने हमेशा से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो सी का हो गया हमारा 4। ठीक है, और विलियम जोन्स बचा एक ही, तो विलियम जोन्स का हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान हमेशा विलियम जोन्स करते थे। इसका हो गया 2। तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें बच्चों तो 3, 2, 4, सॉरी ये है आपका ब्रो, ये एक ही है यहाँ पे गांधी जी वाला, 3142 इसका ऑप्शन किस ऑप्शन में है? बी में है बच्चों। ठीक है, तो हमने देखा कि इस वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आइए 11th का बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़े बच्चों। क्वेश्चन 12 कह रहा है बच्चों, चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां कहलाती थीं। ठीक है, तो चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। ठीक है बच्चों, और जो ये आपका गांव का ग्रुप था, गांव का समूह था, उसको नाडू कहते थे। ठीक है, जो गांव के समूह थे उनको क्या कहा जाता था? नाडू। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बीच बीच में दे रहा हूँ ताकि आने वाले एग्जाम्स में ये बदल के क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, मेहराब का विशुद्ध रूप वास्तुकला की किस शैली की विशेषता है? ठीक है, तो ये बच्चों है आपकी अनुप्रस्थ टोडा व्यवस्था। ठीक है, विशेषता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, आपका पल्ली चंदम, ठीक है, था। ठीक है, तो ये आपका 14 का आंसर है बच्चों डी। ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, जहाँ समझाना होगा बच्चों मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। क्वेश्चन 15 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सरफराज। ये देखिए बच्चों, पहले 21 वर्ष था, अब कितना हो गया? इस समय 18 वर्ष हो गया है। ठीक है, तो मताधिकार जितने भी 18 वर्ष के हैं उन सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। तो आपका उत्तर क्या है बच्चों? इसका क्वेश्चन का सी है, केवल 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, क्लियर हो बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन 16 है बच्चों, भारत में विदेशों से इलाज कराने हेतु आने वाले लोगों को कहा जाता है, उनको कहा जाता है बच्चों चिकित्सा पर्यटक। ठीक है, क्योंकि वो चिकित्सा कराने आ रहे हैं तो वो क्या हो गए? मेडिकल टूरिस्ट हो गए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ये पेज रिपीट हो गया है तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, विधायक प्रतिनिधित्व करता है। तो भाई विधायक को तो हम ही लोग चुनते हैं। ठीक है, तो विधायक हमेशा प्रतिनिधित्व करता है जनता का। ठीक है, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं, अभी देखिए वोट हुआ था ना। ठीक है, सब जगह हुआ था, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, आमार जीवन नामक आत्मकथा की लेखिका कौन है? ठीक है, ये देखिए आपकी किताब में एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, ये है आपकी रास सुंदरी देवी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, सरकार की वह शक्ति जिसके अंतर्गत सरकार विचार या अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों बी, सेंसरशिप। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, विदेशों में माल बेचने वाले व्यक्ति संस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है भाई? इंग्लिश में एक्सपोर्टर हो गया और हिंदी में आपका निर्यातक हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है।
ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है? ठीक है। तो इसको लागू करने का कार्य बच्चों ये हमारी कार्यपालिका करती है या एग्जीक्यूटिव करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी? ठीक है। तो ये है इसका बच्चों आंसर सी, रोलेट एक्ट। ठीक है। ये कोई भी इसमें नहीं था, जिसको मर्जी उसको वो लोग जेल में डाल सकते थे। जलियांवाला कांड इसी के कारण तो हुआ था। ठीक है बच्चों, रोलेट एक्ट है, फेमस एक्ट है 1919 का। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कार्य न्यायपालिका का नहीं है? देखिए बच्चों, इसमें न्यायपालिका जो हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई या हाई कोर्ट हो गए, वो कानूनों को बनाने का कार्य उनका नहीं है। ठीक है। तो ये तो हमारी संसद में कानून बनता है। याद रखिए, अगर आ जाए सवाल कि कानून कौन बनाता है, तो ये संसद में बनता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए विवादों का निपटारा करना ये करता है भाई सुप्रीम कोर्ट, न्याय समीक्षा करता है, कानून की रक्षा करना करता है, लेकिन कानून नहीं बनाता है। ठीक है। तो 24 का आंसर होगा बच्चों बी, मेकिंग द लॉज। हमारी क्वेश्चन नंबर 25 पे आए बच्चों। जो बच्चे इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं, जिनको हिंदी में दिक्कत हो इंग्लिश देख लेंगे, आंसर तो वही है बच्चों। देखिए, कोंध नामक आदिवासी समुदाय का संबंध भारत के किस राज्य से है? ठीक है बच्चों, तो ये है आपका उड़ीसा राज्य से। ठीक है। ये नियामगिरी हिल रेंज है वहाँ बच्चों उड़ीसा में। ठीक है। नियामगिरी, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, नियामगिरी, ये वहाँ का पहाड़ है। ठीक है। तो वहीं पे ये जनजाति, आदिवासी जनजाति जो है निवास करती है इसी के अगल बगल। ठीक है। तो कोंध नामक आदिवासी समुदाय जो है उड़ीसा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, जब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है तो उसे कहते हैं बच्चों गठबंधन सरकार। ठीक है। या कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखें, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है। देखिए, विवादों का निपटारा जब भी ऐसी किसी कानून या किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो ये केस चला जाता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है बच्चों। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है? ठीक है। तो हमारा जो प्राकृतिक घटक जो है वो जल है। ठीक है। वाटर, पानी है, क्योंकि प्रकृति में अपने आप से पाया जाता है। बाकी तो ये सब तो हम लोग बनाए हैं जब इंसान आए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखें बच्चों, हिमोड़ का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो हिमोड़ का निर्माण बच्चों हिमनद द्वारा होता है, ग्लेशियर द्वारा, जो पहाड़ होते हैं। ठीक है। पहाड़ से जब बर्फ़ गिरती है तो इस वजह से ये आपका हिमोड़ का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आइए 30, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? ये सवाल बच्चों कई बार आ चुका है। ठीक है। कई बार आया है। तो देखिए, रिपीटेड सवाल रहते हैं, इसलिए हमें पास्ट पेपर्स या जो भी हल लेटेस्ट होते हैं उनको देखने चाहिए कि किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। नंबर 31 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत जलधारा है? कोल्ड ओशन करंट है ये जो ओशन करंट है बच्चों, ये जलधारा है, ठंडा पानी लेके आता है, शीत जल लेके आता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों बी, लैब्राडोर धारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस बदल के कई बार ये पूछे भी गए हैं। जैसे ये ब्राज़ीलियन धारा, ये गर्म धारा है। तो इसी तरह से आप सबका बच्चों याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन 32 बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बदल के भी आया हुआ है। ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो पंप, ये देखिए सभी जो घास के नाम है बच्चों। ठीक है। और ये हमारे कॉन्टिनेंट है कि कहाँ पाया जाता है। तो पंपास जो है बच्चों ये पाई जाती है अर्जेंटीना में। ठीक है। और डाउन्स पाई जाती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। वेल्ड पाई जाती है आपकी दक्षिण अफ्रीका में और पेरी पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर है ए। ये याद रखिएगा बच्चों कि कई बार ऐसे यही क्वेश्चन बदल देगा कि पैम्पास कहाँ पाया जाता है, ये आपके चारों ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद होगा तभी तो करेंगे, अर्जेंटीना। ठीक है। इसी तरह से किसी भी का भी पूछ सकता है, पूछता है। आप देखेंगे कि कई बार रिपीटेड में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32 बच्चों।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। ये है आपका, पर्यावरण की दृष्टि से कौन सी कृषि सर्वाधिक नुकसानदायक है। ठीक है, तो हमारी जो सर्वाधिक नुकसानदायक कृषि है वह कर्तन एवं दहन कृषि है, जिसमें हम जला देते हैं, काट देते हैं ऐसे ही, तो उससे नुकसान होता है हमारे पर्यावरण का। ठीक है, तो हमारा इसका 33 का आंसर होगा ए बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सतत पोषणीय विकास का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है बृहद वृक्षारोपण। ठीक है, तो इससे हमारी सतत प्रक्रिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छी हो जाती चीज़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन मृदा के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो है आपके बच्चों, ये अपक्षय की प्रक्रिया जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए, ये भी देखिए मिलाने वाला है और ये अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जनरली। ठीक है, लेकिन भाई आया हुआ था, मैं आपको इसको बता देता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि इसके ऑप्शंस आपको दिखें अच्छे से। हाँ, अब दिख रहे होंगे आपको। अब देखिए जो पहला है आपका ये क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का जो पहला है वो है, विश्व में प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन स्थापित किसने किया। ठीक है, तो प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन किया था आपका फ्रांस ने। ठीक है, तो 1 नंबर में डाल दे रहा हूँ। विश्व में प्रथम जल विद्युत स्टेशन ऊर्जा स्टेशन कहाँ लगा था, तो प्रथम ऊर्जा स्टेशन बच्चों लगा था नॉर्वे में, तो ये 2 नंबर हो गया। विश्व का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क उत्पादक देश कौन है, तो ये है बच्चों ब्राज़ील। ठीक है, और विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसका आंसर है बच्चों 36 का आपका ए। ठीक है, अब आप इसको बड़ा मैं कर दे रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ के पॉज करके नोट कर लीजिएगा बच्चों इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। क्वेश्चन 37 कह रहा है बच्चों, कपास से निर्मित सूती वस्त्र कौन सी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए जो पहले तो जो कॉटन है, जो कपास है, वो तो प्राइमरी में आएगा, प्राथमिक आर्थिक क्रिया में आएगा। लेकिन अगर हम उससे बना रहे हैं तो वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर मशीन से हो रहा है, बन रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा आएगा द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में दैनिक ताप में अंतर होता है। ठीक है, तो दैनिक ताप का अंतर आप वहाँ पर देखिए, तेज़ी से रेत गर्म होती है और रात में तेज़ी से ठंडी होती है, तो दिन और रात का तापमान सबसे वहाँ पर अधिक होता है बच्चों। ये हमारे किताबों में दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आइए बच्चों। क्वेश्चन 39 है बच्चों, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना एवं उन्हें नवीनकरण के लिए समय देना कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है संसाधन संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, और ये आइए क्वेश्चन नंबर 40 करें। इसके बाद देखिए बच्चों गणित शुरू हो जाएगी, तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि गणित को मैं अलग पार्ट में बनाऊँ। ठीक है, ताकि सबकी इम्पोर्टेंस बनी रहे, और एक वीडियो में कंपाइल कर दूँगा जिसमें सभी रहेंगे एक साथ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, अत्यधिक वाष्पीकरण एवं शुष्कता वाले प्रदेशों में सिंचाई का सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। ठीक है, तो सर्वाधिक उपयुक्त साधन जो है ड्रिप सिंचाई है बच्चों। इससे कम से कम पानी का नुकसान होता है, सब लोग जानते हैं ड्रिप इरिगेशन सब जगह चल रही है, ड्रिप सिंचाई, तो इसका ये उत्तर था बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा सब समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ ये मेरे इसमें कमेंट में जाकर यूट्यूब वीडियो के उसमें जाकर आप कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।